मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आपको कुछ नहीं आता है, टेंशन मत लो, मुझे भी कुछ नहीं आता है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बैठ के बातें करेंगे और लगाएंगे तिकड़मबाजी और लगाएंगे जुगाड़बाजी। ठीक है जी। पहली कंफ्यूजन अपनी है ये क्लासिफिकेशन वाली। देखो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी थी? एरिस्टोटल अंकल ने। बट इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, 1 2 3 जैसे यहाँ पर नंबरिंग है ना, तो इसमें अपने को कंफ्यूजन होती नहीं है। अर्लीस्ट सबसे पहले सबसे पुरानी एरिस्टोटल अंकल ने, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। नंबरिंग वाला सिलसिला होता है 2 किंगडम से शुरू, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 किंगडम पे ये सिलसिला खत्म हो जाता है। और 6 किंगडम को ही 3 डोमेन सिस्टम बोला जाता है। अब हमारे सामने भैया दिक्कत आ गई है कि कौन सी क्लासिफिकेशन किसने दी थी, ये कैसे याद करें, ये साइंटिस्ट के नाम कैसे याद करें। देखो जी, जहां पर भी दो आ जाए ना, दो का बड़ा गहरा नाता है, 2 नंबर का बड़ा गहरा नाता है लिनियस अंकल के साथ। आप लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ते हो, कौन सा? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब क्या होता है? दो। दो नामों वाला नोमेनक्लेचर भी किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। 2 किंगडम ये भी किसने दिया? लिनियस ने दिया। ये हर बच्चे को बात पता भी होती है। ठीक है। और R H विटेकर तो भाई सरकारी बंदा है ना। हम चिल्ला चिल्ला के पूरा साल, पूरे 2 साल, पूरे 3 साल, पता नहीं कितने साल, कितने ड्रॉप है पे मुझे नहीं पता, हम कितनी बार पढ़ते हैं कि 5 किंगडम वाला तो भाई R H विटेकर ने दिया था। ये हर बच्चे बच्चे को याद होता है। तो ये याद होता है, ये याद होता है। 6 किंगडम का भी मैक्सिमम को याद होता है। कार्ल वीज है, दिक्कत देते हैं दो वाले। फिर भी अगर आपको कार्ल वीज में दिक्कत है ना, तो सुनो, देखो, यहां से हम इस सिस्टम में घुसे हैं, यहां से हम इसमें एग्जिट ले रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी घुसेंगे, अपने स्टाइल में घुसेंगे भाई, पैदल थोड़ी आएंगे हम। कार में बैठ के आएंगे और कार में बैठ के जाएंगे। तो जहां से सिलसिला शुरू हो रहा है, कार में बैठ के आना है, खत्म हो रहा है, कार में बैठ के बाहर निकल जाना है। सिंपल है, ये भी याद हो गया। अब दिक्कत देंगे आपको ये दो वाले। इसको कैसे याद करना है? देखो जी, इनको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा वर्ड अपने को याद रखना ही नहीं है, फालतू की ट्रिक लगानी नहीं है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर का वर्ड है, और ये काउंट कर लो आप कितना है, 7 लेटर का वर्ड है। तो 8 एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, मजा आ गया। 7 एक ऑड नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है, मजा आ गया। अब आप बोलोगे एग्जाम में इसका पूरा नाम पता है क्या है? अर्नेस्ट हैक्कल है। अर्नेस्ट, अंग्रेजी मेरे को थोड़ी कमाती है, ठीक है। आप बोलोगे एग्जाम में अर्नेस्ट हैक्कल लिखा हुआ मिल गया, तो टेंशन मत लो, अर्नेस्ट में भी कितने 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 5 लेटर होते हैं जो ऑड के साथ मैच हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो बातें अभी तक की उन्हीं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। वही चीजें लिखी हैं 2 किंगडम 3 किंगडम, और ये उनके साइंटिस्ट जो अभी तक देख चुके हैं। ठीक है जी। अब देखो, 2 किंगडम लिनियस ने दिया था, सबसे बेसिक वाला था। इन्होंने ना, सबको याद होता है ये कि प्लांट और एनिमल में सिंपल सिंपल तरीके से बांट दिया था। ठीक है जी, प्लांट और एनिमल में ध्यान रखना इस बात को। ठीक है जी। अब 5 किंगडम में सबको पता होता है फंजाई ऐड हुआ था। इसको एफ वाली ट्रिक कभी मत बताना आना है कि F4 5 F4 फंजाई, नहीं भाई, ये F4 भी होता है, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो 5 में ऐड हुआ फंजाई। सबसे बेसिक दो कौन से थे? प्लांट और एनिमल थे। अब दिक्कत यहां पे खड़ी हो गई है कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में अपने को कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन 3 में ऐड हुआ था, कौन 4 में ऐड हुआ था। देखो जी, इसका सिंपल जुगाड़ है। देखो, यहां पर प्लांट तो पहले से ही था। अब P4 प्लांट है, P4 प्रोटिस्टा है, मतलब दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई हैं तो इनको दूर मत करो, तो ये इसके पास पहले आ जाएगा, चिपक जाएगा इसके साथ एकदम से आगे, है ना। 3 किंगडम वाले में मान लो होड़ लग गई, ये पहले जाएगा कि ये पहले जाएगा, यही कंफ्यूजन है ना अपनी। तो P वाले का भाई कौन है? P वाला भागा भागा इसके पास जाएगा, मतलब 3 में ऐड हुआ प्रोटिस्टा, ऑटोमेटिकली 4 में कौन हो जाएगा? अपना मोनेरा हो जाएगा। 5 में हम देख ही चुके हैं कि फंजाई ऐड होता है। ठीक है जी। अब देखो, 5 किंगडम है, बच्चे बच्चे को पता है, प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। ठीक है। अब हम जब मोनेरा वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, तो आपने देखा होगा हम एक यू बैक्टीरिया अलग से पढ़ते हैं, आर्की बैक्टीरिया अलग से पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं किया कार्ल वीज ने, मोनेरा में से ही 2 निकाल दिए, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। तो 1 2 3 4 इसमें से 2 निकले, टोटल 6 किंगडम हो जाएंगे। लो जी, 6 किंगडम हो गए। 3 डोमेन सिस्टम क्या है? देखो, ये है जो प्लांटी है, एनिमलिया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये सारे क्या हैं? यूकरियोट्स हैं। ठीक है। और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया, आर्की बैक्टीरिया को अलग। तो एक यूकरियोटा का डोमेन हो गया, एक यू बैक्टीरिया का और एक आर्की बैक्टीरिया का, टोटल 3 डोमेन सिस्टम ये उन्होंने बना दिया था। ठीक है। अब देखो, ये R H विटेकर अंकल जो है ना, इन्हीं के बेसिस पे आगे का हमारी सारी चीजें चलती हैं। एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से है। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। इसका क्या मतलब है जी? देखो, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव पुराना, करियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिनमें
पुराने तरीके का न्यूक्लियस है, मतलब इतना पुराना है उस न्यूक्लियस के बाहर प्रोटेक्शन भी नहीं है, उस न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन भी नहीं है। और यू मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब सच्चा, करियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियर के बाहर देखो मेम्ब्रेन आ गई है। ठीक है जी। अब देखो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल है जी, है ना, एक ही सेल है, इसी में है सब कुछ और कुछ नहीं है, एक ही सेल है यूनिसेलुलर, जिसमें मोनेरा किंगडम आ जाएगा। अब यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल से बने भी हो सकते हैं जैसे प्रोटिस्टा है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल से मिलके ये बने हैं, जिसमें कौन कौन आ जाएगा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। तो 5 किंगडम हो गए भाई, मोनेरा एक किंगडम, ये प्रोटिस्टा, ये फंजाई, ये प्लांटे और ये एनिमलिया, टोटल हो गई भाई अपने अब 5 किंगडम। ठीक है जी। अब इसी बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वाली बात पे क्या हम इसको समझ सकते हैं, देखो ये बात तो सबको पता है ना, सेल होती है, सेल से मिलके क्या बनते हैं, सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब देखो ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या फर्क होता है, देखो फॉर एग्जांपल मेरा ईसोफेगस है, एक ऑर्गन है, मेरा स्टमक है, एक ऑर्गन है, मेरी इंटेस्टाइन है, ये एक ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, तो ये होता है ऑर्गन सिस्टम। अब देखो बारी बारी से पांचों किंगडम का देखते हैं कि किसका शरीर कैसे बना हुआ है, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी, हम बात कर चुके हैं मोनेरा जो थे वो तो यूनिसेलुलर थे, तो एक ही सेल है तो टिश्यू बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर एक ही सेल है तो टिश्यू बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा तो यहीं पर खत्म हो गए, क्योंकि सेल ही एक थी भाई, कहां से बन जाएगा, तो सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। ठीक है, फिर आगे देखो एडवांस चीजें चली कि यहां से होके यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। ठीक है, तो फंजाई में इस स्टेज पे टिश्यू आ गया है, एनसीईआरटी लिखती है, बट एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि टिश्यू याद रखना लूज टिश्यू अभी आया है, और प्लांटी में टिश्यू भी आ गया है और ऑर्गन भी आ गया है, और एनिमल में तो भाई ऑर्गन सिस्टम भी आ गया, टिश्यू भी, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, देखो अब न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं, सिंपल है, वो 5वीं क्लास वाली बात है, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको ऑटोट्रोफिक, ऑटो का मतलब ही सेल्फ, खुद बना लेते हैं, हेटेरो मतलब किसी और पर डिपेंड करेंगे। अब अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे उसके बेसिस पे नामकरण हो गया है। देखो अगर अपना खाना खुद बनाने के लिए सनलाइट का यूज कर रहे हैं, लाइट के लिए वर्ड आया फोटो, तो उनको बोल देंगे फोटो ऑटोट्रोफिक, और अगर केमिकल केमिकल रिएक्शन उनका यूज हो रहा है तो भाई कीमो ऑटोट्रोफिक हो जाएंगे। और हेटेरोट्रोफिक में देखो पूरा का पूरा गप करके डायरेक्ट खा जाएंगे, होलोफिटिक हो जाएंगे। पैरासिटिक एज ए पैरासाइट, जैसे आपके सिर में जूं चलती है वो पैरासाइट है। ठीक है, सेपरोफिटिक देखो फॉर एग्जांपल किसी पेड़ के पत्ते गिर गए हैं, उसके फल भी गिर गए हैं नीचे, वो सड़ रहे हैं, ठीक है, सड़ रहे हैं, तो सड़े हुए चीजों पर जो फीड करेंगे वो हो जाएंगे अपने सेपरोफिटिक हो जाएंगे। अब 5 किंगडम है, बारी बारी से कैसे पता करें कौन सा ऑटोट्रोफिक है कौन सा हेटेरोट्रोफिक है, कैसे पता करें, देखो बिल्कुल 5वीं क्लास वाली बातें करेंगे। देखो एनिमल्स, 5वीं क्लास वाला बच्चा भी बता देगा कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, यानी वो हेटेरोट्रोफ होते हैं। ठीक है, 5वीं क्लास वाली बात है, डन हो गया। प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक है, ये भी 5वीं क्लास वाली बात है। ठीक है जी, तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या लिखती है, मोनेरा जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, तो आप बैक्टीरिया में टॉपिक देखना। ठीक है, बैक्टीरिया में एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफिक, तो एनसीईआरटी ने खुद ही बोल दिया कि मेजोरिटी ऑफ हेटेरोट्रोफिक है, मतलब थोड़े बहुत ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रोफिक है, यही एनसीईआरटी ने खुद ही बता दिया भाई। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं पर मेजोरिटी हेटेरोट्रोफिक है। अब हम फंजाई की बात कर रहे हैं, देखो दिल पे हाथ रख के एक बात सच बता देना, क्या आपने आज तक फंजाई में सुना है कि फंजाई फोटोसिंथेसिस कर रही है, या हमने फंजाई को पढ़ते हुए क्या हमने आज तक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, किसी पिगमेंट की बात की है, बिल्कुल भी नहीं की है। कभी ग्रीन पार्ट की बात की है कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, कभी भी बातें हमने ऐसी नहीं की हैं। क्यों नहीं की हैं, क्योंकि होती नहीं है। तो फंजाई पूरे तरीके से हेटेरोट्रोफिक है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए तो ये गठबंधन भी बनाता है, सुना है ना आपने वो लाइकन माइकोराइजा की, भाई मेरे को खाना मिलता रहेगा, मैं अपनी तरफ से शेल्टर वेल्टर प्रोवाइड करता हूँ, पर मेरे को खाना चाहिए होगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो ये ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, ये हेटरोट्रोफिक भी। और या तो इस चीज को याद कर लो या थोड़ा सा देख लेते हैं भाई प्रोटिस्टा को। देखो प्रोटिस्टा में ये आएंगे अपने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोइड और प्रोटोजोन्स आएंगे। ठीक है, अब ये बात सेल वॉल में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ये बीच का बस अड्डा है, ये बीच का बस अड्डा है। सेल वॉल में भी याद रखना और इसमें भी याद रखो, ये बीच का बस अड्डा है। इससे ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रही है, इससे नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। और बीच का बस अड्डा क्यों बोला? कि जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा यानी ऑटोट्रोफिक बन जाएगा, और सनलाइट अब्सेंट होगी तो हेटरोट्रोफिक बन जाएगा। ठीक है जी, बीच का बस अड्डा अपने को समझ में आ गई, तो सारी बातें क्लियर होगी कि भाई ये ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोफिक भी। ठीक है जी, अब और क्या कंफ्यूजन हो सकती है? ये फ्लैजिला वाली कंफ्यूजन होगी। देखो यूग्लिनोइड्स में भी दो फ्लैजिला, ठीक है, और डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनो मतलब दो हैं, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला दो हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होती है? यूग्लिनोइड में फ्लैजिला को कैसे पढ़ते हैं हम कि एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, और इसमें कैसे पढ़ते हैं हम? एक ट्रांसवर्स है एक लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है जी, अब देखो या तो इनका डायग्राम याद रख लो कि ये युगलिना का डायग्राम है, कंफ्यूजन ही सारी खत्म होगी कि एक फ्लैजिला लॉन्ग है एक शॉर्ट है, बात ही खत्म होगी। और इसका डायग्राम ये है कि ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स मतलब एक ऐसे होगी और एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होगी। डायग्राम याद हो गया तो कहानी ही यहां पर खत्म आपकी हो जाती है। ठीक है, और डायग्राम याद हो भी जाएगा। देखो इसमें हम वो अपनी सेल वॉल पढ़ते हैं, लेट्स यानी प्लेट्स, सेलुलोज प्लेट्स होती है इसमें। अब देखने ना सेलुलोज की प्लेट्स जैसी बनी हुई है ना, शील्ड जैसी प्लेट्स जैसी बनी हुई है, तो उससे याद डायग्राम ये हो जाएगा, और ये यूग्लिना का डायग्राम है। अब देखो एक कंफ्यूजन प्रोटोजोन की, मेरे को पता है 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते होंगे। देखो एक फ्लैजिलेटेड एक सिलिएटेड, अब किसका एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा था, किसका पैरामीशियम था? देखो जी, ये पैरामीशियम में जो सीआई है, ये सीआई है, ये सिलिएटेड से ही आया है, कहानी खत्म है। दोस्तों अब हम इस चैप्टर की एक और कंफ्यूजन को दफन करने वाले हैं, जो है सेल वॉल की कंफ्यूजन। और मैं बिल्कुल सटीक शब्दों में बोलूं तो इस चैप्टर की नहीं, हम पूरी एनसीईआरटी की सेल वॉल को यही निपटा देंगे। ठीक है, किंगडम कितने हैं? 5 है भाई। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये प्लांटी है और ये एनिमलिया है। बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले देखो मोनेरा किंगडम की बात कर रहे हैं। देखो मोनेरा किंगडम में अपने को क्या क्या पढ़ना होता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और एक क्या पढ़ना होता है? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल अब्सेंट होती है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो क्या क्या पढ़ना है? देखो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों की अगर बात कर ली जाए तो इनमें जो सेल वॉल होती है वो एक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया में कैसे याद करें? देखो आर्की बैक्टीरिया का अपने को पता है कि ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं, और ये वाले हार्श हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके कंपैरिजन में इसमें कुछ तो फर्क रहा होगा ना कि ये सर्वाइव कर पाया, तो इसकी सेल वॉल में फर्क होता है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल जिस पॉलीसैकेराइड से इनकी सेल वॉल बनी थी ना, उससे अलग किसी पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। सीधी ये लाइन, पॉलीसैकेराइड अदर देन पेप्टाइडोग्लाइकन। या फिर आप याद रख सकते हो स्यूडोम्यूरिन। देखो ये म्यूरिन है और स्यूडोम्यूरिन हो गया झूठा म्यूरिन, या वैसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, अब प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। देखो इसमें हिट पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में दिखेंगे। ओवरलैपिंग शेल्स किस में थी, सेलुलोज प्लेट्स ये किस में थी, पेलिकल किस में थी, डायरेक्ट आपको दिखेंगे। कैसे पहचानना है? देखो जी, क्राइसोफाइट्स में आते हैं डाई एटम्स, डाई एटम में आ रहा है एटम। अब एटम चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तब हम बात करते हैं ना शेल की बात करते हैं, सब शेल की बात करते हैं, तो एटम और शेल को यहाँ मैच करा देना है। डाइनोफ्लैजिलेट्स, लेट्स, लेट्स यानी प्लेट्स, प्लेट से प्लेट्स याद आ जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? देखो इलेक्ट्रिकल पोल, ईपी से इसको याद रख ला करो, ईपी से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखो ई का मतलब है यूग्लिनोइड की ट्रिक है, और ई का मतलब क्या है? इलास्टिक याद रखना, इलास्टिक यानी फ्लेक्सिबल, उसके कंपेरेटिव है, याद आ जाएगा। पी से अपने को क्या याद रखना है? पेलिकल, और पी से ही क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो इसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन रिच होती है। तो पूरी लाइन क्या बनेगी? इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पर यूग्लिनोइड्स में एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ईपी से सारा ही याद आ जाएगा। ई फॉर यूग्लिनोइड, ई फॉर इलास्टिक, इलास्टिक के कंपैरेटिव फ्लेक्सिबल याद आएगा, पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीन याद आ जाएगा। स्लाइम आउट की बात करें तो ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करते हैं, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी फेवरेबल कंडीशन है, मतलब मजा आ रहा है, इनको बढ़िया से जी रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब सेल वॉल अब्सेंट रहेगी। अब स्पोर तो अपने आप में एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होता है। अब प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है तो इसके बाहर प्रोटेक्शन होनी जरूरी है, तो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। ठीक है, प्रोटोजोन्स की बात करें, देखो प्रोटो क्या होते हैं, जोआ मतलब क्या होता है, एनिमल से वर्ड आया जोआ, जू में आप घूमने जाते हो, जानवर देखने जाते हो, जूलॉजी, ठीक है, जानवरों से वर्ड एनिमल से आया, प्रो मतलब पुराने प्रिमिटिव ये एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एनिमल्स की तरह ही बिहेव करेंगे तो इनमें सेल वॉल, जैसे एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, इनमें भी एब्सेंट कर देना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक और बात, वो मैंने बोला था ना ये बस अड्डा है, बस अड्डा कैसे है, देखो यहां पर इंस्टीड ऑफ सेल वॉल ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं, इससे ऊपर सेल वॉल क्लियरली प्रेजेंट है, क्लियरली प्रेजेंट है, इसके नीचे देखो इसमें भी एब्सेंट, और इसकी फेवरेबल कंडीशन वाला ये काउंट होगा ना, इसमें भी एब्सेंट है, तो ये फिर से यूक्लिनोइड बस अड्डा साबित हो रहा है। ठीक है, फंजाई का सबको पता ही होता है कि काइटिन की बनी होती है, और काइटिन क्या है, होमोपॉलीमर है, किसका, नाग का, नाग की फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोजमेन। अब ये भी कई बच्चे भूल जाएंगे कि भाई ये नाग का था कि नाम का था, नाम और नाग में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो फंजाई का डायग्राम देखा होगा आपने, फंजाई का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको गांव में हम पता क्या बोलते थे, सभी गांव में क्या बोलते हैं, हरियाणा वाली साइड या पंजाब वाले, सांप की छतरी बोलते हैं उसको, सांप की छतरी, तो सांप यानी नाग, नाग उससे अपने को नाग याद आ जाएगा, सांप से तो फंजाई का याद आ जाएगा। ठीक है, काइटिन सबको याद रहता ही है। ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में इन कॉमन इन जनरल पूछ लिया जाए तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि प्लांट का जहां भी जिक्र हो गया उसकी सेल वॉल में सेलुलोज तो होगा ही होगा, बात खत्म है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने से एल्गी से। एल्गी तीन टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब देखो जी, ये तीनों ही एल्गी हैं, यानी तीनों ही प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स है तो मतलब सेलुलोज का होना तो मैंडेटरी है, तो तीनों में सेलुलोज 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 ये तो होगा ही होगा। अब कंफ्यूजन है आगे क्या प्लस करना है, ग्रीन एल्गी में आपको कुछ भी प्लस आगे नहीं करना है, कंफ्यूजन अपने को होती है ब्राउन और रेड की। ठीक है, कंफ्यूजन सारी पी की है, देखो पी फॉर पेक्टिन, पी फॉर पॉलीसल्फेट एस्टर, ये तो साथ में ही है। ठीक है, तो देखो रेड में क्या हमें छुपा हुआ पी दिख रहा है, छुपा हुआ पी दिख रहा है, तो इसके पी के ये पेक्टिन याद आ जाएगा। या फिर और भी बता देता हूं, बाल याद रखना, बाल, बी से ब्राउन एल्गी और ये बाल बन गया, ये एल्गिन याद आ जाएगा अपने को। ठीक है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, ये अपने को पता ही है। अब देखो जी, कुछ छोटी छोटी नन्ही मुन्नी कंफ्यूजन्स की बात करेंगे। देखो स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। होता क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर्स ब्लू या पर्पल आफ्टर स्टेनिंग, और ग्राम नेगेटिव अपीयर्स पिंक या रेड आफ्टर स्टेनिंग। ठीक है जी, अब देखो पिंक के आसपास का ही कलर है रेड, बिल्कुल ठीक है, ब्लू और पर्पल आसपास के कलर है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब कंफ्यूजन ये है पॉजिटिव में पिंक या रेड था कि नेगेटिव में पर्पल या ब्लू था, ये कंफ्यूजन अपनी है। देखो जी, पिंक कलर किनका होता है, लड़कियों का होता है और लड़कियां नेगेटिव होती हैं थोड़ी, लड़के थोड़े पॉजिटिव होते हैं कि कुछ भी हो जाए फिर भी परवाह नहीं करते। सॉरी भाई, लड़कियों को हाथ जोड़ के माफी इस बात के लिए, कोई बात नहीं, सिर्फ एक ट्रिक थी। ठीक है जी, अब आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो एनसीईआरटी जैसे लिखती है उसी हिसाब से मैंने बताया यहाँ पर, ए सेक्शुअल मेनली बाय फिजन। देखो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक सेल है। अब ये एक सेल है, फिजन मतलब बीच में से डिवाइड हो जाएगी, दो डॉटर सेल बच जाएगी, सिंपल, ये फिजन हो गया ए सेक्शुअल। सेक्शुअल में बैक्टीरिया में एनसीईआरटी कैसे लाइन लिखती है, सोर्ट ऑफ सेक्शुअल, मतलब पूरी तरीके से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आप नहीं बोल सकते, पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरीके की ही चीज है कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, सोर्ट ऑफ सेक्शुअल, ये लाइन एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये बड़ी ही प्यारी कंफ्यूजन है। देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं हाइयर प्लांट्स के, ये बात आपको दो जगह पे मिलेगी, एक तो यूग्लिनोइड्स में मिलेगी, एक सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगी, ये बात आपको दो जगह पे मिलेगी। ठीक है जी, अब फर्क क्या है, क्या दोनों के फिर पिगमेंट सेम होते हैं, नहीं जी। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आते थे, किंगडम मोनेरा में आते थे, फिर उससे थोड़ा एडवांस होके आया क्या, किंगडम प्रोटिस्टा, तो ये थोड़ा एडवांस है, तो इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो क्लोरोफिल ए है, एनसीईआरटी लिखती है क्लोरोफिल ए है, वो हायर प्लांट के आइडेंटिकल है, और इधर यूग्लिनोइड में क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो हायर प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं। अब देखो जी नेक्स्ट कंफ्यूजन, ये किसका डायग्राम है जल्दी बताओ, ये डायग्राम है जी एनसीईआरटी में अपना ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब इस डायग्राम से अपने को क्या क्या बातें पता चल रही है, देखो इसमें हेटेरोसिस्ट होती है, देखो हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना। देखो
होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, सिस्ट मतलब सेल। सिस्ट का मतलब होता है गांठ हो गई है ना? शरीर में ऐसे बोला, शरीर में किसी के यहाँ पे मान लो गांठ हो गई है, सिस्ट बन गया है, ठीक है? अब देखो, ये सेल सेम है, होमो 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 होमो, ये सेल डिफरेंट आ गया जिसमें अलग कलर भरा हुआ है, तो ये हेटेरोसिस्ट होगी। होमो 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 होमो, फिर ये सेल अलग आ गया जिसका कलर अलग है, ये हेटेरोसिस्ट होगी, ठीक है? और इस हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है? एनसीईआरटी लिखते हैं इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बात हेटेरोसिस्ट वाली कंफ्यूजन दूर हो गई। अब आप डायग्राम में एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, आपको बाहर ऐसे ऐसे कवरिंग सी मिलेगी। देखो ये कवरिंग बनाई है ना, ये क्या होती है? म्यूसिलेजिनस शीट होती है। एनसीईआरटी ये बात लिखती है, डायग्राम में भी ये बात दिख रही है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हमें किस किस तरीके से तंग कर सकता है और कैसे उसका सामना करना है। देखो, इस तरीके से पढ़ोगे ना फंजाई में रिप्रोडक्शन को, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से काम निपट जाएगा। देखो, बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 तरीके की हो सकती है। एक वेजिटेटिव, ठीक है जी, एक एसेक्सुअल, ठीक है जी, एक असेक्सुअल। अब बारी बारी से देखेंगे, इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको। अब देखो जी, फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो अपने को मिलेंगी 3 चीजें, एक फिजन, एक बडिंग, एक फ्रेगमेंटेशन। अब हमारी कंफ्यूजन ये है, यहां पर यीस्ट क्यों लिखा है, यहां पर यीस्ट क्यों लिखा है, यहां पे मोस्ट कॉमन क्यों लिखा है? देखो जी, देखो, 2 सेल मैं बना लेता हूं। देखो, एक तो ये सेल है, ये सेल है, एक ही सेल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है भाई, इसके फिलामेंट बना देते हैं, इसको फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक है? ये एक सेल, बहुत सारी सेल है इसमें, सेल 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 सेल, और ये ऐसे फिलामेंट में प्रेजेंट है, फिलामेंट में। लो जी, इसके फिलामेंट बना देते हैं, ठीक है? कितने भी बना लो फिलामेंट, ठीक है? तो मोस्टली जो फंजाई होती है ना, लगभग सारी फंजाई वो ऐसी पाई जाती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है? सिर्फ एक यीस्ट ऐसी फंजाई है जो ऐसी होती है, मतलब एक ही सेल से बनी है, यूनिसेलुलर होती है। अब देखो खेल कितना सिंपल हो गया, ये यूनिसेलुलर है, क्या इसमें फ्रेगमेंट टूटने पॉसिबल हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें फ्यूजन पॉसिबल है? ठीक है, इसको बीच में से सिंपली डिवाइड कर दो, 2 डॉटर सेल बन जाएगी, तो फ्यूजन ये यीस्ट में हो गई। बडिंग कैसे है? यहाँ पर एक बड बन जाएगा, वो बड फिर आगे जाके नई सेल बना देगा, ये बडिंग ईस्ट में होगी, यूनिसेलुलर में। और मल्टी सेलुलर में क्या है? फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है? ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट टूट जाएंगे, ये टूट के यहाँ नई फंजाई बना देगा, ये टूट के नई फंजाई बना देगा, ये टूट के नई फंजाई बना देगा। फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्रेगमेंटेशन। सिंपल है, बिल्कुल क्लियर होगी बातें। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जी, ये फंजाई, फंजाई किस फॉर्म में पाई जाती है? माइसीलियम के फॉर्म में। ये किसी फंजाई का माइसीलियम है जो कि हैप्लॉइड है। इसमें हुई माइटोसिस, माइटोसिस से फिर हैप्लॉइड ही क्या बन गई? इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन गई। जब तक मियोसिस शब्द ना दिखाई दे तब तक आपको प्लॉइडी को चेंज नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है? माइटोसिस हुई तो हैप्लॉइड ही फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर माइटोसिस की मदद से ही स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये हैप्लॉइड स्पोर क्या है? जर्मिनेट करके फिर से माइसीलियम बना देंगे और ये चक्कर ऐसे ही घूमता रहेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कहीं भी हमने गैमीट की बात नहीं की, कहीं भी हमने फर्टिलाइजेशन और मियोसिस ये सब बातें इसमें कहीं भी हमने नहीं की। ये बातें हम किस में करते हैं? ये बातें हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो जी, ये एक माइसीलियम थी, ए नाम की हैप्लॉइड थी, ये माइसीलियम थी बी नाम की, ये भी हैप्लॉइड थी, ठीक है? इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस से हैप्लॉइड गेमीट बन गए, इसके भी यहां पर गेमीट बन गए। अब हुआ क्या? दोनों के गेमीट के प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन हो गया, जिसको प्लाज्मोगैमी बोला। प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म के लिए आया है, गैमी मतलब फ्यूजन हो गया, ठीक है? अब होना क्या था? देखो, इसका और इसका प्रोटोप्लाज्म मिल गया तो इनका न्यूक्लियस भी मिल जाना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर बन जानी चाहिए थी, ठीक है? करियोगैमी, करियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन हो गया है। बट बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में ये स्टेज देखने को मिलती है कि जहां पर न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, इसीलिए 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज देखने को मिली है। डाई करियोन, डाई मतलब 2, करियोन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है जी? ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड और हैप्लॉइड का मिलन हुआ है, यहां पर फ्यूजन हुआ है, ठीक है? फिर यहां पर मियोसिस होगी, मियोसिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे और यही स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या है? माइसीलियम बना देंगे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो भाई फ्यूजन की बात भी हुई है, तो भाई मियोसिस की बात भी हुई है, ये सब बातें यहां पर हुई हैं। डायकैरियोन किसमें? बेसिडियो और एस्को में, आपको याद रखना है।
दोस्तों ये सारे फंजाई के स्पोर्स हैं जो हमसे नीट में पूछे जा सकते हैं, और फंजाई अपने को पता है 4 टाइप की एनसीईआरटी में दी हुई है। तो आप कैसे बताओगे कौन सा स्पोर किस फंजाई का है? ये बता भी दिया तो आप कैसे बताओगे कौन सा स्पोर सेक्सुअल है, कौन सा एसेक्सुअल है? ये बता भी दिया तो आप कैसे बताओगे कौन सा स्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है और कौन सा एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है? तो भाई लोगों, अपन को मांगती है केवी एजुकेशन की धमाकेदार ट्रिक। करना कुछ नहीं, आपको फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स की कौन सी किताब पढ़नी है? डीसी पांडे पढ़नी है। और गर्मी का मौसम हो जाएगा थोड़े दिन में, तो एसी में बैठ के पढ़नी है। अब इसी बात को एक बार लिख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। अब देखो, बी से होंगे बेसिडियोस्पोर, ए से होंगे एस्कोस्पोर, और एस का मतलब है सेक्सुअल। और ये अपना सेक्सुअल वाला डब्बा बन गया है। मतलब इस डब्बे के अंदर सिर्फ सेक्सुअल स्पोर हैं, मतलब बाकी जो भी बच गए वो ए सेक्सुअल स्पोर्स बच गए हैं। अब देखो, ए से कौन सी फंजाई? एस्कोमाइसिटीज, तो इसके ए सेक्सुअल स्पोर होंगे। सी से कोनिडियोस्पोर, सी से कुछ भी नहीं बनेगा, कोनिडियो ही बनेगा। नेक्स्ट, पी से फाइकोमाइसिटीज फंजाई हो जाएगी, जिसके ए सेक्सुअल स्पोर हो जाएंगे। एस से स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर 2 टाइप के, जिसमें मोटाइल होंगे जूस्पोर्स और नॉन मोटाइल होंगे एप्लानोस्पोर। अब नेक्स्ट, डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई हो जाएगी, जिसके ए सेक्सुअल स्पोर हो जाएंगे। सी से कोनिडियोस्पोर। अब हमारी अगली कंफ्यूजन देखो, ये सारे फंजाई के स्पोर्स हैं, तो आप कैसे बताओगे कौन सा एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है और कौन सा एंडोजीनसली? देखो, एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। बाहर मतलब आप बाहर जा रहे हो, आप घर से बाहर जाओगे तो आप डीओ लगा के जाओगे। डीओ सिर्फ इन दोनों में ही आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो डीओ लगा के बाहर जाना है, ये एक्सो हो जाएंगे, बाकी सारे एंडो हो जाएंगे। अब दोस्तों, हमें कंफ्यूज करने आ गई हैं एक जैसी शक्ल की ये 3 चीजें, एक वायरस, एक प्रायोन्स, एक वायरोइड्स। इनमें क्या क्या होता है? देखो, वायरस में होती हैं 2 चीजें, एक जेनेटिक मटेरियल प्लस और क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रायोन्स में इन दोनों में से एक होगा और वायरोइड्स में इन दोनों में से एक होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, वो कैसे याद करें? देखो, P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होगा तो जाहिर सी बात है उसके उल्टा वायरोइड्स में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, काम खत्म है। ठीक है। अब वायरस में 2 चीजें होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल, एक प्रोटीन। अब इसका पूरा सिस्टम समझना है इसी से। देखो, वायरस का काम क्या होता है? इन्फेक्शन करना। ठीक है। तो वायरस इन्फेक्शन किससे करेगा? देखो, जेनेटिक मटेरियल में क्या आएगा? या डीएनए आएगा या आरएनए आएगा। तो जाहिर सी बात है डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन ये वो, उसमें जेनेटिक मटेरियल का ही लेना देना होता है। तो वायरस इन्फेक्शन किससे करता है? जेनेटिक मटेरियल से। और प्रोटीन क्या करता है? इस जेनेटिक मटेरियल को ऐसे कवर करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इस फ्लो को पूरा समझते हैं एक बार। देखो, वायरस क्या करता है? इन्फेक्शन का काम करता है। अब इन्फेक्शन किससे करता है? वो अपने डीएनए आरएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल से करता है। अब डीएनए आरएनए की मदद से वो अगर इन्फेक्शन कर रहा है तो डीएनए या आरएनए उसके लिए बहुत कीमती सामान है। कीमती सामान है तो उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। ये प्रोटेक्शन कौन देता है? प्रोटीन देता है। तो न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए के बाहर क्या होती है? प्रोटीन की कोट होती है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। अब ये कैप्सिड कैसे बनती है? देखो, मान लेते हैं ये एक कैप्सोमर है, ये एक कैप्सोमर, एक कैप्सोमर, 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 इन्होंने मिलके ऐसे पूरा कोट बना दिया है। तो एन नंबर ऑफ बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके कैप्सिड बन जाती है, जो क्या है? एक प्रोटीन कोट है, जो प्रोटेक्ट कर रही है इसके जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है। अब ये कैप्सोमर जो ऐसे हमने बनाए थे, ऐसे बनाए थे, इनकी अरेंजमेंट अलग अलग तरीके की हो सकती है ना? कैसी? हेलिकल भी हो सकती है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है। और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, जैसे बैक्टीरियोफेज में होती है। ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? याद रखना। देखो, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे वो हो जाएंगे प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे एनिमल वायरस। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे वो हो जाते हैं बैक्टीरियोफेज, उनको हम बोल दिया करते हैं। अब वायरस के साइंटिस्ट है भाई, इनको कैसे याद करना है? देखो जी, क्या हम एस टी ए को मैच करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, याद हो गया। नेक्स्ट देखो, मोज़ेक डिजीज इन तंबाकू। देखो, तंबाकू से क्या याद आता है अपने को? तंबाकू से अपने को याद आती है क्या? सिगरेट। सिगरेट से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुआं कहाँ जाता है? धुआं जाता है स्काई। स्काई यानी आसमान में धुआं जाता है, याद हो गया। नेक्स्ट, बीजिंग कहाँ है? इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। ठीक है। बीजिंग कहाँ है? बीजिंग है भाई अपना कहाँ? चाइना में है। सबको पता है बीजिंग कहाँ है?
बीजिंग है चाइना में, ठीक है। तो Na से याद आएगा नेमिंग Na और C से याद आएगा ये सी कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये भी याद हो गया। देखो पुरानी एनसीईआरटी में नेमिंग अलग थी, नई के हिसाब से नेमिंग यही है। अब एक लाइकन की बात कर लेते हैं, वैसे तो आसान है, सबको पता होता है, पर थोड़ी कंफ्यूजन इसमें हो जाती है कौन किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखो लाइकन पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, जहां ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां लाइकन नहीं मिलेगी, जहां कम पोल्यूशन होगा वहां मिल सकती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, गठबंधन है किसके बीच का, एल्गी का फंजाई का। सिम्बायोटिक मतलब दोनों का फायदा हो रहा है, इसका भी फायदा इसका भी फायदा। फायदा कैसे हो रहा है, देखो जाहिर सी बात है फायदा हो रहा है, मतलब ये इसको कुछ प्रोवाइड करा रहा होगा, ये इसको कुछ प्रोवाइड होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है फंजाई अपने को पता है, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना पाती है। एल्गी क्या है, प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये इसको खाना फूड प्रोवाइड कराएंगे। और फंजाई बदले में उसको क्या देगी, शेल्टर देगी, उसके लिए वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट उसको सॉइल से अब्सॉर्ब करके इसको ये प्रोवाइड कराती रहेगी, ठीक है। वही बात लिखिए, ऑटोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। किसको क्या नाम दे देते हैं, इसको फाइकोबायोन्ट बोल देते हैं, इसको माइको। देखो माइको वर्ड फंजाई के रिलेटेड ही होता है, कंपोनेंट का नाम दे दी गया एक तरीके से। तो दोस्तों इस मोड पर अपना हैकर सीरीज का पहला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ये वन शॉट सीरीज नहीं है, ये हैकर सीरीज है, आपको हिसाब लग ही गया होगा क्या है, क्यों है, कैसे है। मिलते हैं फिर नए मोड पर। थैंक यू, धन्यवाद।